ही हैड दिस मेजर एम कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में ना रहे, तो उसने इंपोर्ट्स को महंगा कर दिया। अब इंपोर्ट्स महंगे कैसे होते हैं? इंपोर्ट्स महंगे इस तरीके से किए जाते हैं दैट यू पुट टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट्स। ठीक है, या आप कोशिश करते हो कि इंपोर्ट्स को रोक ही दो ओवरऑल, शायद कोई कोटा लगा देते हो, कोई टैरिफ लगा देते हो, कोई कंप्लीटली इंपोर्ट्स को मना ही करा देते हो, and the reason being that you want to improve the condition of your balance of payment current account। ठीक है, अब आप एक्सचेंज रेट की हम अगर बात करें थोड़ी सी, तो एक्सचेंज रेट इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमिन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई से कैसे होता है कि अगर द डिमांड फॉर योर करेंसी इज इंक्रीजिंग तो आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा, लेकिन अगर डिमांड फॉर योर करेंसी इज डिक्रीजिंग तो दैट मीन सप्लाई इज इंक्रीजिंग, तो आपकी प्राइस कम हो जाएगी। ये एक टेबल बना हुआ है 9.4, इसको देख लो। डिमांड फॉर योर करेंसी कब इम्प्रूव होती है? जब फॉरेन बायर्स ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज, जब आपके पास लाइक व्हेन यू एक्सपोर्ट गुड्स, तो दे बाय योर गुड्स थ्रू देयर करेंसी, तो फॉरेन करेंसी आ जाती है। फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग मनी इनटू द कंट्री, बाहर से लोग आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, वो इवेंचुअली कैन बी हेल्पफुल। तीसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर इन्वेस्टिंग मनी इनटू योर इकोनॉमी। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल फ्रॉम अब्रॉड कमिंग इनटू योर कंट्री एंड स्पेंडिंग money। Now once they're doing that, they're bringing in foreign currency to the market, and that foreign currency can be very helpful for you to grow। सप्लाई ऑफ करेंसी कब इंक्रीज होती है? जब डोमेस्टिक बिजनेसेस बाय फॉरेन इंपोर्ट्स, दैट मींस कि आप इंपोर्ट्स बाय करते हो, और जब आप इंपोर्ट्स बाय करते हो, जब आप इंपोर्ट्स बाय करते हो तो आपको फॉरेन करेंसी की जरूरत, मतलब अपनी करेंसी सप्लाई करते हो और फॉरेन करेंसी बाय करते हो। सेकेंड इज डोमेस्टिक पॉपुलेशन ट्रैवलिंग अब्रॉड, जब आप बाहर जाओगे तो आप डॉलर्स और दरहम्स और जो भी लेके जाओगे, तो आप अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा दोगे। और थर्ड इज व्हेन यू इन्वेस्ट मनी अब्रॉड, तो अगेन आप पैसे यूज करते हो। ठीक है, तो अब आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का मतलब है कि वैल्यू ऑफ करेंसी राइजिंग और वैल्यू ऑफ करेंसी फॉलिंग, अप्रिशिएटिंग एंड डिप्रिशिएटिंग। अगर अप्रिशिएट करता है तो इंपोर्टर्स ऑफ फॉरेन रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स फॉर होम द डोमेस्टिक करेंसी विल बी फॉलिंग। जब आपकी एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट करेगा तो फायदा इंपोर्टर्स को होता है, क्योंकि इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, और जब इंपोर्ट सस्ते हो जाते हैं तो उनके रॉ मटेरियल सस्ते हो जाएंगे, दैट मीन्स जो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी। उसके बाद ये हमने, या डायरेक्ट कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करता है उसको भी सेम एडवांटेज रहेगा। एक्सपोर्टर्स ऑन दी अदर हैंड विल हैव अ प्रॉब्लम। एक्सपोर्टर्स को ये प्रॉब्लम होगी कि आपके गुड्स महंगे हो जाएंगे दूसरी कंट्री में, एंड वंस द गुड्स बिकम्स एक्सपेंसिव दे विल नॉट बाय योर गुड्स, इंस्टेड दे विल बाय द लोकल मेड गुड्स, एंड विच बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू एंड योर गवर्नमेंट के लोग आपके गुड्स की डिमांड नहीं कर रहे। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो आपके एक्सपोर्ट्स बिकम्स चीपर। तो आपके एक्सपोर्ट्स जब चीप हो जाते हैं तो उससे ये एडवांटेज होता है कि आप जो है वो बाहर की कंट्रीज में अपना सामान बेच सकते हो। Sir, जी, does depreciation mean that your exports are कम हो जाते हैं? नहीं, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। देखो डेप्रिसिएशन का आई टेल यू एन एग्जांपल। अगर एक फॉर एग्जांपल राइट नाउ डेप्रिशिएट करने का मतलब है कि आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई है। जैसे डॉलर जो है वो इनिशियली वाज 150 एंड नाउ द डॉलर हैज बिकम 160। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिशिएट करी है। तो अगर एक चीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी करेंसी में 300 रुपीज की थी, तो वो जब $150 था तो उनको $2 की पड़ती थी। And now when your currency has depreciated and your good is the same amount 300, तो अब आप 300 को 160 से जब डिवाइड करोगे तो इट वुड बी लाइक 1.7 और $1.8।
तो जो चीज $2 की उनको पड़ रही थी अब वो $1.8 की पड़ रही है। तो जब डेप्रिशिएट करती है करेंसी, सो यू हैव एन एडवांटेज दैट योर इंपोर्ट्स बिकम्स चीपर, and once your imports becomes cheaper, people start to buy your, oh sorry, exports becomes cheaper, so people starts to buy your exports more। ठीक है, तो इस वजह से ये एडवांटेज होता है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का। क्लियर हो गया सायरा? जी सर। ओके। अच्छा, मसला किसको होता है? मसला इंपोर्टर्स को होता है, क्योंकि जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो इंपोर्ट्स बिकम्स एक्सपेंसिव। अब वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो या वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, उनके लिए ये एक ह्यूज प्रॉब्लम बन के आ जाती है कि हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। ठीक है, दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम बिकॉज दे आर डिपेंडेंट अपॉन दीज थिंग्स, और फिर उनको नहीं समझ आता कि हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे। ओके, अब इंटरनेशनल सक्सेस जो है आपकी इज नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन प्राइस, देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है? एक आपका प्राइस, डिजाइन एंड इनोवेशन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब लेटेस्ट आईपैड आया था तो आपके कस्टमर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वर विलिंग टू बाय। उसका रीजन ये था कि वो इनोवेटिव प्रोडक्ट था, नया प्रोडक्ट था। सेकेंड इज क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिलायबिलिटी। अब आप एक रिलायबिलिटी बना देते हो, आप अपने कंज्यूमर्स के माइंड में एक तरीके का परसेप्शन बना देते हो दैट द प्रोडक्ट यूर ऑफरिंग इज वेरी रिलायबल। ठीक है, जैसे जापानीज कार्स, अब आपने अगर देखा हो पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अर्निंग वेल यूज जापानीज कार्स, एंड द रीजन बीइंग कि वो एक रिलायबल सोर्स बन गया है। ठीक है, द थर्ड वन इज इफेक्टिव प्रमोशन एंड एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप प्रॉपरली अपने आप को एडवर्टाइज कर सको, प्रमोट कर सको, आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छी हो, तो आप आगे ही जाओगे। आफ्टर सेल सर्विस ये होता है कि आपने कोई गारंटी पीरियड ज्यादा दे दिया, कोई इस तरीके की ऑफर दे दी फ्रॉम वेयर देर हैप्पी टू इन्वेस्ट। लास्ट इज इन्वेस्टमेंट इन ट्रेन्ड स्टाफ एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आप as a country, as a company, you try to invest a lot of money in training your staff, and you invest a lot of money in using modern technology. Okay, now when we talk about different macroeconomic policies, अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। अभी तक हमने मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। देयर आर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज एज वेल। पॉलिसीज क्या होती हैं कि जब आपको इस बात का ख्याल करना हो कि इन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जा सकता है। ठीक है, और इन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए व्हेन देयर इज लाइक अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, तो गवर्नमेंट यूजेस टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी डिपेंड करती है दो चीजों पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स रेट्स पर। अब देखो कब ये इम्पोर्टेंट होता है, जब आपको जैसे लग रहा हो कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी यूज कर सकती है, वो आपका इनकम टैक्स कम कर दे। ठीक है, वो आपका इनकम टैक्स कम कर दे, या वो आपका कॉरपोरेशन टैक्स कम कर दे, या वो वैल्यू एडेड टैक्स कम कर दे। इससे क्या फायदा होता है? अगर इनकम टैक्स कम हो जाता है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, दे कैन यूज दैट मनी टू बाय मोर गुड्स। पहली बात, अगर इनकम टैक्स कम होता है तो वर्कर्स के पास वेजेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो वो भी खुशी खुशी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो दे कैन बाय मोर गुड्स। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, दैट मींस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडीज एंड ऑल, तो आपका बनाने का गुड सस्ता हो जाएगा। लाइक मेकिंग द प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड बी लेस, सो इट वुड बी इवेंचुअली बेनिफिशियल। और लोग ज्यादा गुड्स बनाना चाहेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन कम होगी। ठीक है, दिस इज हाउ फिस्कल पॉलिसी वर्क्स। दो एस्पेक्ट हैं फिस्कल पॉलिसी के, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट इसके थ्रू खेलता है, टैक्स कम करोगे तो लोग ज्यादा बाय करेंगे,
जब आपको लगता है बूम है, लोग जबरदस्ती डिमांड बढ़ाई हुई है, यू नीड टू कट डाउन ऑन द डिमांड, यू इंक्रीज द टैक्सेस। ठीक है। अब सेकंड होता है, सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स एज वेल। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो सप्लाई ऑफ मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। व्हेन यू वांट टू इंक्रीज द डिमांड इन द इकोनॉमी, ठीक है, जब आपको लगे कि डिमांड कम है, रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आपको डिमांड बढ़ानी है, तो आप क्या करेंगे कि आप इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बढ़ा देंगे, वो कम कर देंगे। इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो लोग बोरो ज्यादा करेंगे, बोरो ज्यादा करेंगे तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे। ठीक है। इसके थ्रू यू कैन ओवरऑल सर्वाइव इन द मार्केट। समझ आ गया कि वंस देयर इज लाइक मोर बोरोइंग, द इंटरेस्ट रेट इज लेस, तो आपकी बोरोइंग बढ़ जाएगी। अगर बूम है एंड यू वांट टू कट डाउन ऑन द डिमांड, आप चाहते हो कि लोग कम डिमांड करें, तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग सेव ज्यादा करेंगे, क्योंकि फायदा है ना, बैंक्स में पैसे रखेंगे तो उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, और बोरोइंग महंगी हो जाएगी, सो दे विल नॉट यूज दैट मनी। ठीक है। इस वजह से पीपल एक्चुअली, द गवर्नमेंट यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी। सेकेंड इज सप्लाई ऑफ मनी। अब सप्लाई ऑफ मनी का भी मतलब ये होता है कि जब आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हो तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीजेस, जब आप मनी सप्लाई कम करते हो तो डिमांड फॉर गुड्स डिक्रीजेस। तो डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस साइकिल, कहाँ पे आपकी इकोनॉमी खड़ी है, किस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल करना चाहते हो, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि इन्फ्लेशन कम हो तो आप डिमांड कम करना चाहते हो, ठीक है, तो यू विल यूज लाइक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। अगर आप चाहते हो डिमांड बढ़े तो आप टैक्सेस कम करोगे, आप इंटरेस्ट रेट्स कम करोगे। ठीक है। So this is fiscal and monetary policy, and this is totally dependent upon these two things for fiscal and two things for monetary. Okay, so Can we the, stop here, sir? yes, Saira, I think we're done for today. Okay, thank you. You're welcome. So we'll, I think, complete the chapter in the next class. Not this, we'll start a new one. I'll send the recorded lecture for the ending part ताकि हमारा time waste ना हो next class के लिए. All right, sir. All right. Bye.